तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉ ऑफ टैक्सेशन के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है डेफिनेशंस। आज के टॉपिक में हम डिफरेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो हमारे लॉ ऑफ टैक्सेशन में इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो डेफिनेशन है वो है एसएससी। एसएससी कौन होता है? तो एसएससी वो व्यक्ति होता है या संस्था होती है या समूह होता है जो टैक्स देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, उत्तरदायित्व है। ठीक है। और इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें टैक्स फाइल करना होता है, भले ही उन्हें टैक्स पे ना करना हो। मतलब कि जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उनको भी हम एसएससी ही कहेंगे, चाहे वो टैक्स पे ना करना पड़े उनको, लेकिन वो एसएससी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। तो जो इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन 2(7) है वो हमारे एसएससी की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो एसएससी होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। मतलब कि कौन हो सकता है एसएससी। तो सबसे पहला है एनी रियल और आर्टिफिशियल पर्सन, यानी कि कोई भी रियल पर्सन, कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसका जो ओरिजिन है वो किस लॉ से हुआ है। ठीक है। एसएससी कोई व्यक्ति हो सकती है, कंपनी, एचयूएफ फर्म या ट्रस्ट हो सकती है। ठीक है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ टैक्स से जुड़ा कोई मुकदमा चल रहा है, वो भी कौन होंगे? वो भी हमारे एसएससी होंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी और की तरफ से टैक्स दे रहा है तो वो भी है, कौन है? एसएससी है। ठीक है। अब एसएससी के प्रकार कितने होते हैं, यानी कि काइंड्स ऑफ एसएससी। कौन एसएससी हो सकता है? पहला है रेगुलर एसएससी, जिसकी खुद की इनकम पर टैक्स लगता है, वो होता है रेगुलर एसएससी। जैसे कि मैं हूँ और मेरी इनकम पर टैक्स लग रहा है तो मैं रेगुलर एसएससी हूँ। ठीक है। दूसरा है डीम्ड एसएससी, जो किसी और की इनकम के लिए जिम्मेदार होता है। वो एसएससी जो किसी और की इनकम के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि किसी मृतक का उत्तराधिकारी। ठीक है। उस मृतक की जो इनकम है उसके लिए जो उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार होगा तो उसे हम कहेंगे डीम्ड एसएससी। ठीक है। एसएससी इन डिफॉल्ट। एसएससी इन डिफॉल्ट कौन होता है? जो व्यक्ति टैक्स कानून का पालन ना करे। ठीक है। जो टैक्स का पालन नहीं, यानी जैसे कि टीडीएस काटना था और उसने नहीं काटा, तो वो कौन हो जाएगा? हमारा एसएससी इन डिफॉल्ट। ठीक है। ये थी हमारी एसएससी की डेफिनेशंस। अब हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर की। असेसमेंट ईयर क्या होता है? ठीक है। असेसमेंट ईयर वो फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें पिछले साल की इनकम का असेसमेंट किया जाता है और टैक्स की गणना की जाती है। यानी कि असेसमेंट ईयर, जब मैं टैक्स की गणना कर रही हूँ, ठीक है, यानी कि मैं टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ अभी, तो मैं इस साल में कर रही हूँ 2025-26 में, तो ये साल होगा हमारा असेसमेंट ईयर, क्योंकि मैं इस साल जो है टैक्स कैलकुलेट कर रही हूँ, अपने इनकम कैलकुलेट कर रही हूँ, उसकी असेसमेंट कर रही हूँ और उस पर कितना टैक्स है वो उसको कैलकुलेट कर रही हूँ। तो वो होता है हमारा असेसमेंट ईयर, जिस ईयर के अंदर हम अपने टैक्स को कैलकुलेट करते हैं। यानी कि पहले अपनी इनकम को इवेल्युएट करेंगे, पूरा कितना कहाँ से क्या आ रहा है, फिर उस पर टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। तो जिस ईयर में मैं ये कर रही हूँ वो है हमारा असेसमेंट ईयर। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 2(9) जो है वो हमारी असेसमेंट ईयर की डेफिनेशन को बताता है। ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। ठीक है। ये वो साल है जिसमें टैक्स रिटर्न फाइल किया जाता है। मतलब कि असेसमेंट ईयर में ही हमने टैक्स कैलकुलेट कर ली तो उसी ईयर में हम फाइल भी कर देंगे उसको, तो वो ये साल असेसमेंट ईयर जो है वो टैक्स फाइल करने का भी ईयर है। उदाहरण के लिए अगर हमारी इनकम 2024-25 में कमाई गई है, अगर हमारी इनकम जो है कब कमाई गई? 2024-25 में। ठीक है। तो असेसमेंट ईयर क्या होगा? असेसमेंट ईयर होगा 25-26, क्योंकि जब भी हमने वो कमाया है तभी तो हम उसको तभी तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, अगले साल करेंगे ना। तो अगर 2024-25 में हमने इनकम कमाई है तो 25-26 जो है वो असेसमेंट ईयर होगा। ठीक है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है? असेसमेंट ईयर टैक्स सिस्टम का आधार है।
असेसमेंट ईयर जो है वो टैक्स सिस्टम का आधार है, यानी कि जो टैक्स बेस्ड है वो है ही असेसमेंट से ही शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि इस साल में टैक्स की गणना की जाती है और उसका भुगतान भी किया जाता है, यानी कि टैक्स इसी असेसमेंट ईयर में हम टैक्स को असेसमेंट करेंगे, फाइल करेंगे और पेमेंट भी असेसमेंट ईयर में ही हो जाएगी। ठीक है, ये सरकार को ये तय करने में मदद करता है कि टैक्स का भुगतान सही समय पर हो। असेसमेंट ईयर ये तय करता है कि जो टैक्स का भुगतान है वो सही टाइम पे हो जाए। ठीक है, अब आता है हमारा प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर आता है हमारा सेक्शन 3 में। प्रीवियस ईयर वो फाइनेंशियल ईयर है जिसमें इनकम कमाई जाती है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस ईयर कौन सा साल हो कहेंगे जिसमें इनकम हमने कमाई, यानी कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं इस साल में असेसमेंट कर रही हूँ 2025-26 में, तो प्रीवियस ईयर जो था हमारा 24-25 उसमें जो इनकम कमाई गई है मैं उसी का ही तो असेसमेंट करूँगी। तो इसलिए जो इनकम जिस साल में कमाई गई है, ठीक है, तो जिस साल इनकम हम कमा रहे हैं वो होगा हमारा प्रीवियस ईयर। ठीक है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी जो है वो अप्रैल 1 से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। ये नया बिजनेस शुरू होने पर प्रीवियस ईयर उस दिन से माना जाता है जिस दिन बिजनेस शुरू हुआ, यानी कि वैसे तो नॉर्मली 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है हमारा, लेकिन अगर हमने अभी बिजनेस स्टार्ट किया है मान लीजिए हमने जून में स्टार्ट किया, ठीक है, 30 जून से हमने मान लीजिए 1 जून से हमने स्टार्ट किया, तो हमारा जो प्रीवियस ईयर है वो 1 जून से 31 मार्च तक माना जाएगा। ठीक है, ये थे हमारा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर और हमने एसएससी, इन तीनों की हमने डेफिनेशन समझ लिया। अब हम बात करते हैं असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर में कंपैरिजन की या डिफरेंस की क्या होता है। तो सबसे पहला है हमारा ईयर। असेसमेंट ईयर जो है वो है हमारा इनकम को कैलकुलेट करने का ईयर है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्या है, इनकम को अर्न करने का ईयर है, यानी कि जिसमें हमने इनकम कमाई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2025-26 अगर हमारा असेसमेंट ईयर है तो 24-25 हमारा प्रीवियस ईयर माना जाएगा। ठीक है, दूसरा है पर्पस। पर्पस क्या है, असेसमेंट ईयर का पर्पस है टैक्स की गणना करना, रिटर्न फाइल करना। ठीक है, और प्रीवियस ईयर का क्या पर्पस है, इनकम का आधार तय करना, उसके बेसिस तय करना। ठीक है, तो और सेक्शन कौन सा डिफाइन करता है, तो असेसमेंट ईयर को डिफाइन करता है हमारा सेक्शन 2(9) और प्रीवियस ईयर को डिफाइन करता है हमारा सेक्शन 3। तो ये था इन दोनों का डिफरेंस। अब हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो है बिजनेस। बिजनेस क्या होता है, बिजनेस किसी भी व्यापार को, कॉमर्स वाणिज्य को, किसी भी निर्माण काम को या सेवा को की गतिविधि को कहा जाता है बिजनेस। ठीक है, जिसमें लाभ कमाने की मंशा होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, जो आपकी जो मेन मोटिव होता है बिजनेस के अंदर वो होना चाहिए आपका प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव। जैसे कि व्यापार हो गया, पैसा और व्यवसाय। ठीक है, ये हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं। अब हम देखेंगे कि बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि एक बिजनेस को बिजनेस होने के लिए क्या खास बात होनी चाहिए। पहला है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, उसका जो मोटिव होना चाहिए बिजनेस के लिए वो होना चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, अगर मान लीजिए आप अपने कोई एक बैग खरीद लिया, ठीक है, आपकी फ्रेंड आपसे कहती है कि यार मुझे अपना बैग दे दे, ये तुमने तो पहला जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव का मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ में डील कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, पैसा, तो आपका मोटिव जो है वहाँ पर रहना चाहिए कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है। ठीक है, अगर आपने कोई भी सामान खरीदा और आपने किसी को ऐसे ही दे दिया, वो सेम रेट पे दे दिया कि मुझे ज़रूरत नहीं है तुम रख लो, तो वो बिजनेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। दूसरा है परमानेंट और टेम्परेरी, मतलब कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों हो सकता है।
ठीक है। दूसरा है रेगुलर, तीसरा रेगुलर एक्टिविटी है, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज़ है वो रेगुलर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो आपने कोई बाइक खरीदी है, ठीक है, 1 साल बाद या 2 साल बाद आपने क्या किया, उसको बेच दिया, ठीक है, तो वो बिजनेस नहीं है। अगर आप रेगुलर एक्टिविटी होनी चाहिए कि जैसे कि आप खरीदते हैं फिर उसको बेच देते हैं, फिर आप खरीदते हैं उसको बेच देते हैं, ठीक है। तो रेगुलर एक्टिविटी जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। दूसरा प्रोफेशन इंक्लूड, इसके अंदर आपका प्रोफेशन भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ट्रेड्स, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग, ये सब इसमें इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो ये था हमारा बिजनेस। अब यहाँ पर हमारा एक पॉइंट आता है बिजनेस वर्सेस प्रोफेशन, यानी कि बिजनेस और प्रोफेशन जो है वो थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं। अब जो हमारी अगली डेफिनेशंस है वो है हमारी एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनकम वो आय होती है जो खेती से, पशुपालन से या जमीन से जुड़े कामों से कमाई जाती है, ठीक है। सेक्शन 2(1)(a) जो है वो एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन करता है, ठीक है। इसमें अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, इसे खेती से होने वाली आय जैसे कि गेहूं, चावल, इन सब की बिक्री शामिल है, जमीन से किराया शामिल है, पशुपालन शामिल है, ठीक है। और ये जो इनकम होती है हमारी कंप्लीटली टैक्स फ्री होती है, ठीक है। लेकिन 5,000 तक जो है वो टैक्स एग्जेम्प्ट होती है आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा इसी का पार्ट पार्शियली एग्रीकल्चर इनकम। पार्शियली का मतलब ये होता है कि जो हमारे लैंड से इनकम हो रही है या कृषि से जो हमारी इनकम हो रही है वो हमारी जो है एग्रीकल्चर इनकम भी मानी जाएगी और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी मानी जाएगी। और ये कब मानी जाएगी, अगर मान लें कि फसल से जो हमें आय हो रही है वो एग्रीकल्चर आय है, लेकिन गन्ने से चीनी बना करना वो हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। अगले जो हमारी डेफिनेशन है वो है हमारी इनकम, ठीक है। इनकम क्या होती है, सेक्शन 2(24) जो है वो इनकम को डिफाइन करता है। इनकम एक विस्तृत शब्द है, यानी कि एक वाइड शब्द है जिसमें कई प्रकार की आमदनी आती है, यानी कि उस पर कई टाइप्स की जो है इनकम शामिल होती है, जैसे कि सैलरी हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, अर्निंग्स हो गई, रेंट हो गया, बोनस हो गया, ये सब जो है किस में आता है, इनकम में आता है, ठीक है। अगली जो डेफिनेशन है वो है पर्सन। पर्सन कौन होता है ये डिफाइन करता है सेक्शन 2(31). पर्सन केवल इंसान नहीं होता बल्कि पर्सन वो इकाई है जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। इनकम टैक्स जो हम देख रहे हैं तो पर्सन वो इंसान है या वो इकाई है जिस पर टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति, कंपनी, इंडिविजुअल आदि शामिल होते हैं, ठीक है। तो अगर हम पर्सन को जो है टाइप्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे इंडिविजुअल्स आ जाएंगे, तो वो भी एक पर्सन हो सकते हैं जिनको टैक्स पे करना होता है। HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकती है, कंपनीज हो सकती है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, लोकल अथॉरिटीज़ हो सकती है या फिर कोई भी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो ये जो थी हमारी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।